चलो शुरू करें बेटा क्लास। और सबसे पहले सुनो, मैक्सवेल क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को बेस करके वो एक ग्राफ को ड्रॉ किया। तो आपको बेटा ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी कोई वो काम कर चुका है, डेटा भी कलेक्शन कर लिया, ग्राफ भी बना दिया। अब आपका काम है उस ग्राफ को स्टडी करना कि वो ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये ग्राफ ड्रॉ किसके किसके वर्सेस किया गया। तो ये था फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होगा वो गैस मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड। वेरी गुड बेटा, स्पीड या वेलोसिटी। किसका स्पीड वेलोसिटी? मॉलिक्यूल का स्पीड वेलोसिटी। अब ये बताओ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के मुताबिक क्या सारे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी सेम होगा? नहीं सर, नहीं सर, ये बात सच है, नहीं होगा। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी। तो वो एक अलग अलग सैंपल लेकर के जब सारे मॉलिक्यूल्स का स्पीड का डेटा कलेक्ट किया और जब प्लॉट किया, प्लॉट करने पर ग्राफ कैसा बना और वो ग्राफ क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उस पर ध्यान दो। तो फ्रैक्शन को याद है ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या था याद है? नीचे टोटल, तो यहाँ पर बेटा इसका लिखने का तरीका ऐसा होता है, ये n जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा और n नॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? n नॉट रिप्रेजेंट करेगा उस टोटल मॉलिक्यूल का वो सैंपल को जिस सैंपल का वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट में लिया गया। समझे बात? तो ये हो गया n नॉट बाई n जो है वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ वाला पार्ट वेलोसिटी या स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है यहाँ तक? अब देखो, जब ये करने के बाद जब ग्राफ में सारा डेटा प्लॉट किया गया और प्लॉट करने के बाद जो ग्राफ बना वो ग्राफ कुछ ऐसा बना, ऐसा बना। ओरिजिन से शुरू हुआ लेकिन आगे जाके वो टच नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ से एक एक पॉइंट पे बातचीत करेंगे बेटा, और मेरे साथ बातचीत करते रहना, चुप मत बैठना। समझ में आएगा तो काउंटर क्वेश्चन करना, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पूछना। पहले सबसे पहले बताओ, यहाँ ओरिजिन पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का वैल्यू कितना है बेटा? 0। और वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 0। इससे ये साबित होता है कि जो भी सैंपल लिया गया उस सैंपल में कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसका वेलोसिटी 0 होगा। तो एक सैंपल में किसी भी मॉलिक्यूल का वेलोसिटी 0 नहीं होगा। ये पहला इंफॉर्मेशन मिला। और ये सारा, ये जो कुछ भी बोल रहे बेटा, ये सारा कुछ आपके नोट्स में वर्ड्स में बना करके दे दिया। अभी सिर्फ बोल रहे, सुनते जाओ। अब दूसरी बात जो पूछेंगे वो बताना ध्यान से, ठीक है? अच्छा, अब ये बताओ, इस पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो बताओ, तो इस पॉइंट पे कंपैरेटिवली वेलोसिटी कम है या ज्यादा है? कम है। बोल बेटा। कम है। कम है? हाँ। चलो देखते हैं। आपको ग्राफ पढ़ने के लिए क्या करना? अगर वेलोसिटी का वैल्यू करना तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये वेलोसिटी होगी। इसका मतलब बेटा अगर आप इस तरफ जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है बेटा? कम है। और इसी पॉइंट पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम है। अब आ जाओ यहाँ पर, चलो नाम दे देते हैं। ये ओरिजिन O हो गया, ये A हो गया पॉइंट, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। अब पॉइंट C पे बताओ, वेलोसिटी कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है ना? तो पॉइंट C पे वेलोसिटी बेटा आपको ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर आपसे हम पूछेंगे पॉइंट C पे वेलोसिटी तो ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कम है या ज्यादा है? कम है। कम है ना? हाँ सर। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि बहुत लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसा पाया गया है जिसका वेलोसिटी कम है या बहुत ज्यादा है। फिर से रिपीट कर रहे हो। इससे बेटा ये पता चलता है कि वेरी फ्यू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर जिसका वेलोसिटी या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा स्टेटमेंट? हाँ सर। ठीक है।
अब आज पॉइंट बी पे बात करते हैं। बताओ तो बेटा पॉइंट बी पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? मैक्सिमम। सर मैक्सिमम मैक्सिमम है। इसके ऊपर तो ग्राफ गया नहीं बेटा, है ना? तो ये हाँ, आपका मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया यहाँ पर। और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बेटा तो ये मैक्सिमम फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी मिलेगा। यानी पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है बेटा वो वेलोसिटी किसके पास होगा? ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास होगा। और ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी पाया जाता है उसको किस नाम से पुकारते हैं बेटा हम लोग? वेलोसिटी। वेरी गुड। यानी ये जो पॉइंट है बेटा ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यहाँ तक का ग्राफ समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ सर। क्विक रिवीजन करें, सुन लो फटाफट। आपको इस ग्राफ से 3 इंफॉर्मेशन दिए। एक इंफॉर्मेशन क्या दिए कि नो मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी। समझा बात? ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं जिसका वेलोसिटी 0 है। दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया कि वेरी लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर जिसका वेलोसिटी या तो बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा। और थर्ड पॉइंट क्या पता चला? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यहां तक ओके है? अब आओ ग्राफ का अगला हिस्सा देखो। चलो ग्राफ को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस ग्राफ पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा उस पर बात करने जा रहे हैं। तो जब डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ग्राफ को ड्रॉ किया गया तो ग्राफ का नेचर ऐसा पाया गया, समथिंग लाइक दिस। मान लो ये टेम्परेचर T1 पे था, ये टेम्परेचर T2 पे था, ये टेम्परेचर T3 पे था। अब ये बताओ टेम्परेचर बढ़ने से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर T1 पे अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर T1 पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यहाँ मिलेगा, टेम्परेचर T2 पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगा और टेम्परेचर T3 पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है? ये T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है। तो इससे ये पता चलता है बेटा कि इस वक्त जो ग्राफ में 3 टेम्परेचर है बेटा, बता दो 3 टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा? कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? T3 सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर T3 ज्यादा है ना? हाँ। अगर ये ज्यादा तो फिर यही ऑर्डर होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है आपसे बेटा, ग्राफ दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, टेम्परेचर का रिलेशन पूछेगा। और एक चीज इसमें पाया गया है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, फॉलो करना, जब टेम्परेचर बढ़ता है बेटा तो देखा गया है कर्व का जो हाइट है देख तो वो घट रहा है और कर्व का जो विड्थ है, चौड़ाई है बेटा, वो बढ़ रहा है। देख तो समझ में आ रहा है ग्राफ क्या बोलना चाह रहे? हाँ। देखो तो T1 का जो हाइट यहाँ तक है, T2 का हाइट कम हो गया ना ग्राफ का, T3 का ग्राफ का कम हो गया। लेकिन अगर विड्थ की बात करेंगे तो T1 का अगर यहाँ से यहाँ तक हुआ बेटा तो इसका और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। तो बेटा देखा गया कि टेम्परेचर बढ़ने पर ग्राफ का हाइट कम होता है, ग्राफ का विड्थ बढ़ जाता है। साथ में ये भी पाया गया है AUC कांस्टेंट पाया गया है। व्हाट इज AUC? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व। अगर एक तरफ से हाइट घट रहा है, दूसरी तरफ से विड्थ बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एरिया कांस्टेंट पाया गया। ग्राफ के अंदर, कर्व के अंदर का जो एरिया है वो कांस्टेंट पाया गया है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ने पर ग्राफ का हाइट कमेगा, विड्थ बढ़ेगा, लेकिन एरिया अंडर द कर्व जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तक ओके है बेटा? हाँ सर। आगे बढ़े? यस। चलिए अब एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो भी देख लो एक और ये सारा क्वेश्चन जो बेटा अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपको मेरा असाइनमेंट में मिलेगा। इस तरीके से मार्क कर देगा आपके एग्जाम में। ऐसा एक लाइन दे देगा, सपोज ये एक लाइन पॉइंट ए नाम दे दिया, इसका नाम पॉइंट बी दे दिया गया बेटा, इसका नाम पॉइंट सी दे दिया गया। ए बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को ना। देखो तीनों तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सर। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए कौन सा वेलोसिटी है, बी कौन सा वेलोसिटी है, सी कौन सा वेलोसिटी है, तो अपने को तो पता चल गया कि ए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देखो हाँ सर। हाँ सर। तो बेटा अगर ए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है तो बी और सी कौन है?
B है C सर एवरेज average वेलोसिटी और और C C रूट RMS। मीन स्क्वायर तो आपको वेलोसिटी। याद होना चाहिए, पिछले क्लास में पढ़े थे कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से ज्यादा होता है एवरेज, और हाँ। एवरेज से ज्यादा कौन होता है बेटा? आरएमएस। RMS। RMS इसका मतलब सी सबसे ज्यादा वेलोसिटी दिख रहा है, इसका मतलब सी आरएमएस होना चाहिए, बी एवरेज होना चाहिए, और ए तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ही। यहाँ तक ओके बेटा? देख फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कम से कम 4 गैस का नाम बताओ, 4 ऐसा गैस का नाम बताओ जो आइडियल गैस है। बोलो आंसर दो बेटा। एक भी गैस आइडियल नहीं होता सर है कोनो सर। गैस है आइडियल ना? कोई भी नहीं, हम तो 4 मांगे, तुम सीधा डिनाई कर दिए बेटा, कोनो ही नहीं। ना नहीं। से होय ना आइडियल। है ना। आइडियल गैस नहीं होता है। अब यहां से आइडियल गैस की जगह पर अब हम लोग कंसेप्ट शुरू करेंगे रियल गैस का, ठीक है? तो चलो बात करते हैं। आइडियल गैस का डेफिनेशन वैसे है क्या, कौन बताएगा? ये सब तो बोर्ड लेवल का पढ़ाई है। आओ ना बात करते हैं, बोलो बेटा। तो PV equals to energy equation all condition में मैंने चले। अच्छा, आइडियल गैस का दूसरा नाम? आइडियल गैस नॉन आइडियल गैस का दूसरा नाम? इनकम्प्रेसिबल गैस। अच्छा, एक आइडियल गैस होता है, एक रियल गैस होता है। हाँ। रियल गैस का दूसरा नाम? नॉन आइडियल गैस। चिटिंग करना बाबा, और नॉन नॉन रियल गैस हो जाएगा और क्या होगा? अच्छा। ठीक है, तो फंडामेंटल डेफिनेशन क्या कहता है कि जो कोई भी PV इक्वल्स टू nRT या P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 या V1 by T1 इक्वल्स टू V2 by T2, यानी जो कोई भी गैस लॉ को ओबे करेगा। और यहाँ ओबे करने का मतलब क्या होता है बेटा? ओबे करने का मतलब ये होगा आपका कि आप एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंट से सारा का सारा डेटा निकालो, T1 V1 T2 V2 P1 V1 P2 V2 PVNRT, जो भी टर्म आपको यहाँ पर दिखा, सबका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास होना चाहिए। और वो सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट करो और पुट करके देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल आया बेटा, तब आप कहोगे गैस लॉ ओबे हुआ। और जो गैस लॉ को ओबे करेगा आप उसको क्या कहोगे? आइडियल गैस कहोगे। ये इसका मतलब है। और यहाँ इसका मतलब क्या होगा? ओबे नहीं करेगा। यहाँ ओबे नहीं करने का मतलब PV विल बी नॉट इक्वल्स टू nRT, P1 V1 विल बी नॉट इक्वल्स टू P2 V2, या फिर V1 by T1 विल बी नॉट इक्वल्स टू V2 by, इसको आप क्या कहोगे? ओबे नहीं किया मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, नहीं होगा। तो ऐसे को आप क्या कहोगे? रियल गैस कहोगे। ये हो गया सबसे पहला डिफरेंस। अब दूसरा जो डिफरेंस बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? जो आइडियल गैस होता है, ध्यान से सुनना बेटा, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल। याद है ये कहां पढ़े थे बेटा, बताओ तुम? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हाँ, लेकिन क्या ये पॉइंट सही था हमेशा? नहीं सर। ना सर 40 पॉइंट। हाँ,
और रियल गैस ये बोलता है ये वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं, ये वैल्यू कंसिडरेबल। इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इट विल बी कंसिडरेबल। ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल होगा, जबकि रियल गैस बोलता है नेग्लिजिबल नहीं होगा, ये भी कंसिडरेबल होगा। मतलब ये हो रहा है कि जो आइडियल गैस है वो केटीजी का फॉल्टी पॉइंट को भी ओबे करेगा, लेकिन रियल गैस उसको ओबे नहीं करेगा। दिस इज द रीजन, क्योंकि केटीजी फॉल्टी पॉइंट, सॉरी आइडियल गैस जो है वो फॉल्टी पॉइंट को, केटीजी का फॉल्टी पॉइंट को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये गैस एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, ये पाया जाता है। और यहां पर एक टर्म आएगा जिसका नाम है जेड, जेड को कहते हैं कंप्रेसिविटी फैक्टर। अगर आइडियल गैस है बेटा तो जेड का वैल्यू 1 होगा, और अगर रियल गैस है तो जेड का वैल्यू बेटा क्या होगा, नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1, अब 1 नहीं होने का फिर से दो मतलब बन जाएगा, या तो ये 1 से ज्यादा ग्रेटर देन होगा और लेस देन। या 1 से कम होगा, है ना। अब अगर ये जो दो कंडीशन आ गई बेटा, 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, ऐसे मामले में आपके पास रियल गैस दो तरह का हो जाएगा, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और एक वो जो बेटा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ में आया बेटा रियल गैस आइडियल गैस के बारे में? यस हाँ सर। ठीक है, चलिए हाँ सर। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं हम लोग जेड के बारे में, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। सबसे पहले जेड का फंडामेंटल डेफिनेशन सुन लो क्या है। जेड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पीवी बाय एनआरटी। ठीक है, अब अगर यहां से बात करेंगे फिर से, अगर z इक्वल्स टू 1 हुआ तो ये आइडियल गैस है, और z अगर नॉट इक्वल्स टू 1 हुआ तो ये रियल गैस है। अब यहां से फिर से दो बात होगा, z अगर ग्रेटर देन 1 है या z लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये कौन सा डेविएशन हो गया बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। लेस देन 1 होगा तो बेटा ये कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। अब आगे ध्यान से सुनना, अगर z इज नॉट इक्वल्स टू 1 इसका मतलब होता है pv इज नॉट इक्वल्स टू nRT। अगर z ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब क्या होगा बेटा, pv ग्रेटर देन nRT। अगर z लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, pv लेस देन nRT। और जो सबसे ज्यादा जरूरी बात बताने जा रहे उस पर जोर दे, ध्यान देना बेटा, ये सब तो सिंपल मैथमेटिकल टर्म सब यही से मिल जाएगा आपको, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू सब यहीं से मिल जाएगा। ये याद रखना कि पॉजिटिव डेविएशन तब पाया जाता है जब प्रेशर बहुत हाई होगा, और नेगेटिव डेविएशन तब पाया जाता है जब प्रेशर बहुत लो होगा। ये दो पॉइंट याद रखना, हम इस पे बातचीत करेंगे। ठीक है, और याद रखना आसानी देखना बेटा, यहाँ ग्रेटर देन है, ज्यादा है तो ज्यादा कर देना, यहाँ कम है तो कम कर देना, नेगेटिव में कम कर देना, पॉजिटिव में ज्यादा कर देना। यहाँ तक ओके बेटा आप लोग का? हाँ हाँ सर। सर। अब थोड़ा सा ग्राफ पे बात करेंगे, ध्यान से सुनना ग्राफ पे। ये देखो, अभी तक इसके पहले आप जितना भी ग्राफ पढ़े बेटा, बॉल्स लॉ का ग्राफ, चार्ल्स लॉ का ग्राफ, आप जानते हैं उसको क्या कहोगे, वो किस गैस का ग्राफ है? आप बोलोगे सर वो आइडियल गैस का ग्राफ है। लेकिन अब जो हम लोग ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो किसका ग्राफ पढ़ेंगे बेटा, हम लोग रियल गैस का। तो चलो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछेंगे बेटा पीवी वर्सेस पी में आइडियल गैस का ग्राफ कैसे बनेगा, बोल। सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल, याद है ना ये हम लोग पढ़े थे। हाँ सर। लेकिन जब बेटा आप रियल गैस का बनाने जाओगे, रियल गैस, तो रियल गैस का पीवी वर्सेस पी में जो ग्राफ पाया गया बेटा, उसका नेचर ऐसा पाया गया है। समझना इसको समझना बेटा। और यहाँ पर एक ब्लैक लाइन दे रहे हैं, ये जो ब्लैक लाइन है ये किसका ग्राफ हो गया बेटा, आइडियल गैस का, आइडियल है ना। और जो रेड कलर का ग्राफ लाइन है वो किसका है बेटा, नॉन आइडियल रियल गैस। तो Z के लिए, ये ब्लैक कलर के लिए बेटा Z का वैल्यू 1 होगा, है ना। और इस ब्लैक लाइन के ऊपर चले जाओगे तो यहाँ Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, और इसके नीचे आओगे तो Z का वैल्यू लेस लेस देन 1 हो जाएगा। अच्छा अब ये बता तू, ये वाला जो सेक्शन है इस तरफ,
यहाँ पर प्रेशर कम है या ज्यादा है? प्रेशर कम है। कम है, कम है। और इस तरफ अगर चले जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा। तो देखो ग्राफ में ध्यान दो तो जब प्रेशर कम है बेटा जिस एरिया में, वहां ग्राफ किधर है देखो, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव यहाँ नीचे की तरफ है। लेकिन जब प्रेशर बढ़ गया तो ग्राफ देखो तो ऊपर चला गया, पॉजिटिव डेविएशन में चला गया। हाँ सर। आ रहा है बात समझ में? तो ये हो Yes, गया sir. बेटा, याद रखना ये रियल गैस का ग्राफ है। लेकिन इस ग्राफ में भी एक एक्सेप्शन पाया गया है और वो है यहां से भी एक ग्राफ बनता है। हाँ। बड़े स्कूल में याद है ये? हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ सर, हाइड्रोजन और हीलियम। दो गैस ऐसा है बेटा जो हर हाल में क्या दिखा रहा है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। लो प्रेशर हो Positive या deviation. हाई प्रेशर हो, ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन क्यों दिखाता है, हम लोग इस पे भी बात करेंगे। फिलहाल अभी अगर आप लोगों से सवाल पूछे तो बेटा ग्राफ समझ में आया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर कुछ भी सवाल पूछना है तो बोल बेटा, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बेटा लोग। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। अब सुनो, अब हम लोग पढ़ने चलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन शुरू करने से पहले बेटा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ध्यान से सोचते जाओ बोला। आप सभी लोग अभी घर पे बैठे हुए थे? हाँ सर। हाँ सर। कोई है जो बाहर घूम फिर रहा अभी? नहीं, आप सब लोग घर पे बैठे हुए है ना। तो चलो मान लेते हैं आप सब लोग जो घर पे बैठे हुए, ये आपका रूम है, हाइपोथेटिकली मान लो आपका रूम है, और आप जिस रूम में बैठे हुए उस रूम का वॉल्यूम 1000 लीटर है। ये आपके रूम में हवा तो होगा ही, एयर होगा। हाँ सर। चेक हाँ कर, सर। है कि नहीं, चेक करके बताओ तो है कि नहीं, चेक कर जल्दी चेक कर। हाँ सर। हाँ सर, निश्चित नीलम है। मिल गया, मिल गया। अरे वाह, तुम तो गोविंदा हो गया। अरे एयर को खोज के निकाल लिया। अब ये बता, आप जिस रूम में बैठे उस रूम का वॉल्यूम 1000 लीटर है, तो आप जिस रूम में बैठे उस रूम के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1000 लीटर। 1000 लीटर। 1000 लीटर होना चाहिए ना। हाँ। बट आंसर है 1000 लीटर नहीं है। अब थोड़ा सा लॉजिक से सोचो। 1000 माइनस समर वॉल्यूम। हाँ, हम तोड़ कहनो, अगर आप देखोगे लॉजिक से तो आप बोलोगे सर रूम का वॉल्यूम तो 1000 है, लेकिन रूम के अंदर जो एयर है सर उसका वॉल्यूम 1000 नहीं होगा। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आंसर होगा कि सर उसका वॉल्यूम होगा कि रूम का वॉल्यूम माइनस मेरा वॉल्यूम माइनस पंखे का वॉल्यूम माइनस चेयर का वॉल्यूम माइनस जो भी तुम्हारे रूम के अंदर में जितना भी सामान है वो हटाओगे तब ना 1000 लीटर। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। आपका रूम तो पूरा खाली नहीं है ना। चलो मान लेते कि आपका रूम पूरा खाली है, रूम के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आप है, ओनली यू। तो रूम का वॉल्यूम तो अब भी 1000 लीटर होगा बेटा, लेकिन अंदर में जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1000 से कम। फिर भी 1000 से कम मतलब क्या होगा? 1000 माइनस आपका वॉल्यूम। हाँ सर। बाकी बेटा समझ में आ रहा है ये लैंग्वेज? हाँ सर। है ना? हाँ सर। बस यहीं से अब सोचो कि अगर हम लोग बात करते हैं रियल गैस के लिए, और रियल गैस में ये गैस का मॉलिक्यूल्स है, तो बताओ गैस का मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू रियल गैस नेग्लिजिबल ना कंसिडरेबल? कंसिडरेबल। तो अब अगर आपसे बोलते हैं कि मान लो कि ये जो कंटेनर है गैस का, इसका वॉल्यूम 100 लीटर है, तो बोल इसके अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 100 लीटर माइनस ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स का जो भी वॉल्यूम है उसको माइनस करेंगे। हाँ। है सर। है ना? तो यहां से हम लोग पहला पॉइंट पे बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन का। वॉल्यूम करेक्शन का, और वॉल्यूम करेक्शन के मुताबिक अब बताओ volume of ideal gas is equals to volume of container.
लेकिन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ Minus. आइडियल गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ molecules. गैस Gas मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा करेक्शन? हाँ। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिखते बेटा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल्स टू V। याद रखना, अगर हम लोग सिंपली V लिखेंगे बेटा तो बाय डिफॉल्ट किसका वॉल्यूम पकड़ोगे, रियल गैस का कि आइडियल गैस का? आइडियल। आइडियल गैस का, है ना, माइनस B। ये आपका फॉर्मूला करेक्शन हो गया, जहां पे B क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। हाँ सर। यही है ना, देखो ना, B क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और B का नाम क्या है, Van der Waals constant. B का नाम है को वॉल्यूम, Co-volume. B का नाम है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, B का नाम है वैन डर वाल कांस्टेंट। तीन नाम है बेटा। और B से क्वेश्चन पूछेगा कि B किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर होगा साइज या वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये याद रखना। दूसरा ये याद रखना कि B का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पाया गया बेटा, वो पाया गया है 4 इंटू, एक्चुअली इसको आप ऐसे बोलोगे 4 टाइम्स ऑफ